आपल्या सर्वांचे लाडके नेते, मार्गदर्शक आणि भारत सरकारचे मंत्री, मी कधी नितीनजींची खाती सांगत नाही, कारण इतकी खाती आहे की तिचे नाव घेता घेता असं वाटतं की अर्ध्या मंत्रिमंडळाची खाती सांगितली का. आणि त्या प्रत्येक खात्याचा कारभार ते इतका चांगला करतायत की भारताच्या परिवर्तनामध्ये एक मोठा वाटा ज्यांचा आहे असे आदरणीय नितीनजी गडकरी, माझे सहकारी चंद्रकांत दादा पाटील, एकनाथ शिंदेजी, विष्णू सवराजी, रवींद्र चव्हाणजी, आपले खासदार सन्माननीय चिंतामण बनगाजी, गोपाल शेट्टीजी, कपिल पाटीलजी, आपले आमदार नरेंद्र मेहताजी, रवींद्र फाटकजी, आपल्या महापौर डिंपल मेहता, आनंद ठाकूरजी, हितेंद्र ठाकूरजी, संजय केळकरजी, अमित घोडाजी, क्षितिश ठाकूर, मनीषाताई चौधरी, या ठिकाणी उपस्थित सर्व मान्यवर अतिथी आणि उपस्थित सर्व भगिनी आणि बंधूंनो, मी सर्वप्रथम आपल्या सर्वांच्या वतीनं माननीय गडकरी साहेबांचे मनपूर्वक आभार मानतो की आपल्या सगळ्यांचा जिव्हाळ्याचा महत्त्वाचा प्रश्न आज त्यांनी सोडवला. आणि ज्या पुलामुळे इतकी कोंडी व्हायची, सामान्य माणसाला 2-2 तास अडकून राहावं लागायचं, आज त्या पुलाचं बांधकाम हे माननीय गडकरी साहेबांनी आज त्याचं भूमिपूजन केलं. आणि केवळ भूमिपूजन केलं नाही तर हा निर्णय केला की 18 महिन्यामध्ये या पुलाचं बांधकाम पूर्ण केलं जाईल. आणि त्यात त्यांनी नक्की कंडिशनही टाकली आहे की 24 महिन्याचा वेळ आहे, पण राज्य सरकारने मदत केली तर 18 महिन्यामध्ये हे काम पूर्ण करण्यात येणार आहे. मी आपले महानगरपालिकेचे आयुक्त, जिल्हाधिकारी, प्रशासनातल्या सर्व मंडळींना या ठिकाणी निर्देश देतो की आपल्या NHAIला ज्या ज्या काही त्या ठिकाणी मदत लागेल ती सगळी मदत त्यांनी करावी आणि कुठल्याही परिस्थितीमध्ये हा पूल जो आहे तो वेळेत पूर्ण होईल अशा प्रकारचा प्रयत्न करावा. खरं तर आपण बघितलं तर माननीय गडकरी साहेबांनी या महाराष्ट्राला प्रचंड मोठं या ठिकाणी रस्त्यांचं जाळं दिलं. आपल्याला माहिती नसेल की या महाराष्ट्रामध्ये महाराष्ट्राच्या निर्मितीपासनं आजपर्यंत एकूण महाराष्ट्रातल्या राष्ट्रीय महामार्गाची संख्या होती किलोमीटरमध्ये 5000 किलोमीटर, 70 वर्षामध्ये 5000 किलोमीटर. आणि आता गडकरी साहेबांनी जी आपल्याला नव्याने मंजूर केलेली लांबी आहे ती जवळजवळ 20000 किलोमीटर, म्हणजे 70 वर्षात 5000 किलोमीटर आणि 5 वर्षामध्ये 20000 किलोमीटरचे राष्ट्रीय महामार्ग या ठिकाणी होणार आहेत. आपले माननीय पंतप्रधान मोदी जी हे नेहमी म्हणतात कि अगर देश को बदलना है तो हमको देश में रास्तों का ऐसा जाल बुनना पड़ेगा जिससे हमारा देश एकात्म होगा और देश के हर विभाग में रास्तों के माध्यम से विकास पहुंचेगा. और मैं मोदी जी का इसलिए आभार मानता हूं कि उन्होंने ये विभाग आदरणीय गडकरी जी को दिया. और आज जिस तेजी के साथ माननीय गडकरी जी पूरे देश में रास्ते बना रहे हैं, महाराष्ट्र में रास्ते बना रहे हैं, मैं ऐसा मानता हूं कि एक बड़ा परिवर्तन इसके माध्यम से होने वाला है. ये जो हमारे राष्ट्रीय महामार्ग होते हैं ये केवल रास्ते नहीं होते, ये समृद्धि के रास्ते होते हैं, क्योंकि इनके माध्यम से उद्योग आता है, इनके माध्यम से व्यापार होता है, इनके माध्यम से रोजगार तैयार होता है. और देश में सबसे ज्यादा रोजगार ये इंफ्रास्ट्रक्चर का सेक्टर तैयार करता है. और जब हम सारी बुनियादी सुविधाएं तैयार करते हैं तो विकास की ओर हमारा रास्ता बड़ी तेजी से जाता है. और हमने देखा आज हम यहां पर भूमि पूजन के लिए आए, उस समय 3000 करोड़ का पैकेज था, बढ़ते बढ़ते वो 6000 करोड़ का हो गया. और वहां से जाते जाते नितिन जी और कितनी घोषणाएं करेंगे इसका कोई भरोसा नहीं है. लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, नितिन जी ने की हुई घोषणा ये
कभी भी अधूरी नहीं रहती। नितिन जी घोषणा करते उस समय कह देते हैं कि लिख लो, और लिखने के बाद ये भी कहते हैं कब तक काम करूंगा, और उतने दिनों में उस काम को वो पूरा करते हैं। आज महाराष्ट्र में करीब 1 लाख करोड़ रुपए के काम ऑलरेडी नितिन जी के माध्यम से हमने शुरू किए हैं, और मैं ऐसा मानता हूं इससे बड़ा चित्र बदलने वाला है। मुंबई और हमारा जो एमएमआर का रीजन है, इस रीजन में एक बड़ा परिवर्तन राज्य की सरकार और केंद्र की सरकार मिलकर हम ला रहे हैं। ये केवल मुंबई नहीं, तो मुंबई से लेकर इधर वसई विरार तक, या मुंबई के पश्चिमी छोर हो या पूर्वी छोर हो, ये सब जगह हम लोग अगर इसको पूरा मिलाकर हमारे एमएमआर रीजन का विचार करें, तो जैसे दिल्ली को नेशनल कैपिटल रीजन कहते हैं, वैसे ये हमारा नेशनल इकोनॉमिक रीजन है। ये भारत की अर्थव्यवस्था का एक ऐसा केंद्र है कि जिसके माध्यम से भारत की अर्थव्यवस्था संचालित होती है, और मुंबई का आर्थिक विस्तार ये पूरा एमएमआर रीजन में हो रहा है। आज अगर हम देखें तो जिस प्रकार का हाउसिंग का डेवलपमेंट, जिस प्रकार का उद्योग का डेवलपमेंट, जिस प्रकार का व्यापार का डेवलपमेंट, जिस प्रकार का फाइनेंशियल सर्विसेज का डेवलपमेंट, जिस प्रकार का एजुकेशन का डेवलपमेंट, ये एमएमआर रीजन में हो रहा है। मैं ऐसा मानता हूं आने वाले दिनों में देश के ग्रोथ इंजन के रूप में ये हमारा एमएमआर का रीजन यहां पर काम करने वाला है, और उसमें चाहे वो मीरा भाईंदर हो, चाहे वो वसई विरार हो, इसकी एक प्रमुख भूमिका इसमें रहने वाली है। और इसीलिए महाराष्ट्र की सरकार और केंद्र की सरकार मिलकर यहां के विकास के लिए लगातार नई नई योजनाओं के माध्यम से हम इसको विकसित करने का प्रयास ये कर रहे हैं। आज नितिन जी ने जल मार्ग की भी बात की। सुबह हमने एक क्रूज टर्मिनल का उद्घाटन पीपीटी में किया, और उस समय मैंने बताया कि मुंबई और एमएमआर रीजन में हम लोग किस प्रकार का विकास कर रहे हैं। तो हम जल में भी विकास कर रहे हैं, हम स्थल में भी विकास कर रहे हैं, हम आकाश में भी विकास कर रहे हैं, और हम पाताल में भी विकास कर रहे हैं। जल में विकास ये हम वाटर ट्रांसपोर्ट के माध्यम से कर रहे हैं, और नितिन जी आपने आदेश दिया था, उसके माध्यम से हमने नए डीपीआर तैयार कर लिए, और अब जो जलमार्ग है उसमें गोरई, वसई और बोरीवली, इन तीनों के जल मार्गों को हमने मान्यता दे दी है। यहां वाटर ट्रांसपोर्ट हम शुरू करने वाले हैं, और इसमें मैंग्रोव्स का एक प्रश्न है, तो उसमें हमको हाईकोर्ट की कमेटी के सामने जाना पड़ता है। उस कमेटी के सामने अभी हम गए हैं, वहां से परमिशन लेंगे, और ये नए जल मार्ग हम शुरू करेंगे। तो आपका जो सपना है कि लोग वाटर ट्रांसपोर्ट से जाए, आपने मंत्री बनने के बाद सबसे ज्यादा वाटर ट्रांसपोर्ट को खुला किया, उसके कानून तैयार किए, और उसके लिए हमको निधि भी आपने दी। आपने दी हुई योजना के तहत इस इलाके में गोरई, वसई और बोरीवली, ये सारा भाग जो है ये वाटर ट्रांसपोर्ट से जोड़ने का काम हम करेंगे। तो जल मार्गों की निर्मित हम लोग कर रहे हैं, स्थल और थल की भी निर्मित हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि ये सारे जो रास्ते बन रहे हैं ये रास्ते होंगे। हमारा मेट्रो का काम होगा, तो मेट्रो के काम के माध्यम से भी हम लोग जोड़ेंगे, हमारे रेलवे के माध्यम से भी हम लोग जोड़ेंगे। नई मुंबई में नया एयरपोर्ट तैयार कर रहे हैं, तो आकाश का भी मार्ग हमने खुला कर दिया, और अंडरग्राउंड मेट्रो के माध्यम से हमने भूतल में भी, हमने पाताल में भी काम चालू कर दिया। तो जल, स्थल, आकाश और पाताल सब जगह ये कार्य एक साथ मिलकर हमने शुरू किया है, जिससे मुंबई और एमएमआर का जो रीजन है, इस रीजन में हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर की ऐसी ग्रोथ करना चाहते हैं कि जिसमें बड़े रोजगार के अवसर तैयार होंगे। आज जेएनपीटी जैसा पोर्ट हो कि जिसके माध्यम से आज ही नितिन जी ने बताया कि आने वाले दिनों में कम से कम 1 लाख लोगों का रोजगार ये जेएनपीटी से तैयार होगा। और दोस्तों, दुनिया के किसी भी देश में हमने अगर वहां की विकास की प्रक्रिया को देखा, तो वहां पर जो विकास और रोजगार तैयार हुआ वो इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से तैयार हुआ। जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं होता तब तक विकास हो ही नहीं सकता। और आज जिस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर का कार्य, चाहे वो पानी का विषय हो, चाहे वो सीवेज का विषय हो, चाहे वो रास्तों का विषय हो, चाहे जलमार्गों का विषय हो,
चाहे वो मेट्रो का विषय हो, हर प्रकार के विकास की संभावनाओं को यथार्थ में लाने का काम ये राज्य सरकार के माध्यम से और केंद्र सरकार के माध्यम से हम लोग कर रहे हैं। नितिन जी ने ट्रांस हार्बर लिंक की बात कही और सही बात है नितिन जी, अगर आप उस समय मंत्री होते तो हो जाती, पर अपनी सरकार चली गई और 15 साल कुछ भी नहीं हुआ। मुझे बताते हुए खुशी होती है कि मुंबई से लेकर तो हमारा नावाशिवा तक जो हमारी लिंक है, ट्रांस हार्बर लिंक, जो देश का सबसे बड़ा सागरी सेतु होगा 22 किलोमीटर का, इसका वर्क ऑर्डर हमने दे दिया और उसका काम हम लोग अभी शुरू कर रहे हैं और आने वाले 4 सालों में इसको पूरा करके ये देश का सबसे बड़ा सागरी सेतु हम लोग पूरा करेंगे। साथ ही में जो आपने अपेक्षा व्यक्त की बांद्रा से वर्सोवा तक, हमारे एकनाथ शिंदे जी जो थाना के पालक मंत्री भी हैं और इस विभाग के मंत्री भी हैं, हमने उसका भी नियोजन नितिन जी किया है और एकनाथ जी हम 31 मार्च तक इसका काम शुरू कर पाएंगे। हम 31 मार्च तक, क्योंकि हमने उसका आरएफक्यू निकाल दिया, अभी आरएफपी भी निकाला है और 31 मार्च तक हम उसका टेंडर फाइनल करके हम लोग ये प्रयास करेंगे कि अप्रैल में हम लोग बांद्रा से वर्सोवा तक की जो लिंक है उस लिंक को भी पूरा करेंगे और आगे उसको वर्सोवा से भी हमको आगे ले जाना है। धीरे धीरे हमको हितेंद्र ठाकुर जी वसई विरार तक ये सारा कोस्टल रोड ये हमको वहां तक लाना है ताकि एक ऐसी कनेक्टिविटी तैयार हो जाए कि जिसके माध्यम से हम लोग डीकंजेस्टेड इस प्रकार से ट्रैवल कर पाए। भाईंदर से तो वसई तक तो हम लोगों ने उसकी भी लिंक जो है वो लिंक यहाँ पर चिंतामण वनगा जी तैयार कर ही दी है, उसको भी 160 करोड़ रुपए हमने दिए हैं और अलग अलग मार्गों के माध्यम से इसको एक इंटीग्रेटेड इस प्रकार का अप्रोच हम लोगों ने किया है। मैं आज के इस मौके पर इतना ही कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से केंद्र सरकार और राज्य सरकार का छोटे से छोटे काम में फोकस है, हम लोग यहाँ की हर महानगर पालिका हो, नगर पालिका हो, यहाँ की हर इकाई में बड़े पैमाने पर निवेश करते हुए लोगों को यहाँ पर बड़े पैमाने पर सुविधाएं मिले इसका प्रयास कर रहे हैं। अभी अभी अपनी राज्य की सरकार ने एक बहुत ऐतिहासिक निर्णय लिया और हमारे झोपड़पट्टी में बसने वाले जो लोग हैं उनके लिए अभी तक ये था कि 2000 तक के लोगों को केवल घर मिलता था, वही केवल पात्र थे। 2000 के बाद बसने वाले झोपड़पट्टी निवासियों को निष्कासित किया जाता था, उनको कहा जाता था कि भाई आपके लिए कोई घर नहीं है। लेकिन अब हमने निर्णय किया और कानून में बदलाव किया और 2011 तक झोपड़पट्टी में बसने वाले सभी लोगों को हमने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पात्र करके उनको घर देने का निर्णय हमने लिया। तो एक और जो गरीब है उसको भी घर मिलेगा, जो मध्यम वर्गीय है उसको हम लोग जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एफोर्डेबल हाउसिंग में घर देंगे और उसके लिए पानी का विषय हो, सूर्या जैसी हमारी योजना हो, इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से हम लोग उस काम को पूरा करेंगे। मैं हमारे नरेंद्र मेहता जी का विशेष रूप से अभिनंदन करना चाहता हूं कि इस मीरा भाईंदर में जिस प्रकार से नरेंद्र मेहता जी लगातार एक एक प्रोजेक्ट का फॉलोअप करते हैं और वो बड़े होशियार है। आज उन्होंने ये कह दिया कि आपसे क्या मांगे, हमने तो सब मांग लिया, आपने तो सब दे दिया। मुझे पता है शाम तक एक लेटर लेकर मेरे आएंगे और फिर बताएंगे कि सुबह ये 2-3 चीजें रह गई थी, ये आप दे दीजिए। और उनको नितिन जी की आदत तो मालूम है कि नितिन जी नहीं कहते ही नहीं है, तो वो बैठे बैठे उन्होंने 2-3 चीजें नितिन जी को मांग ली होगी और मंजूर भी हो गई होंगी। तो मुझे लगता है कि अच्छी बात है, हमारे जनप्रतिनिधि अगर इस तरह से काम करे तो निश्चित ही एक बड़ा परिवर्तन यहाँ पर होता है। और मैं इस निमित्त से एक और अपील आपसे करना चाहता हूँ, हमारी महापौर डिंपल जी यहाँ पर है, उनके माध्यम से अपील करना चाहता हूँ कि अब स्वच्छ सर्वेक्षण चल रहा है और अपना मीरा भाईंदर पिछले स्वच्छ सर्वेक्षण में 165वें नंबर पे चला गया था, तो अब थोड़ा इसको बदलने की आवश्यकता है। मुझे लगता है आप लोगों ने थोड़ा प्रयास किया तो अभी 35वें नंबर पर आप लोग आए, लेकिन अगर आप लोग प्रयास करें, और ये केवल इनके प्रयासों से नहीं होगा क्योंकि स्वच्छ सर्वेक्षण में 900 मार्क, ये नागरिकों का उसमें कितनी सहभागिता है इसके ऊपर है। नागरिक कितने ऐप डाउनलोड कर रहे हैं, नागरिक कितनी तकरारें कर रहे हैं, नागरिक कितना उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। तो मैं मीरा भाईंदर के नागरिकों को निवेदन करना चाहता हूं कि स्वच्छ सर्वेक्षण में अगर महानगर पालिका का आप साथ देंगे
तो अब 165 से 35वें नंबर पर आप आए हैं। लेकिन ये डायनामिक रैंकिंग है, रोज बदलती है। ऐसे शहरों में मोदी जी ने कंपटीशन लगा दी कि रोज शहरों के महापौर और शहरों के कमिश्नर ये इंटरनेट पे देखते अपना नंबर कितना है, कितने मार्क कम है, फिर क्या करना चाहिए, और फिर रोज वो उसमें काम करते हैं। तो रैंकिंग रोज बदलती है। आज 35 दिख रही है, कल 20 भी हो सकती है और 40 भी हो सकती है। सारे शहर बिल्कुल टूट पड़े, नागरिक टूट पड़े। मुंबई हो, नागपुर हो, नासिक हो, पुणे हो, कल्याण डोंबिवली, सारे शहरों ने एक कंपटीशन यहां पर लगाई है। और मुझे लगता है कि मीरा भाईंदर को एक बड़ी संभावना है, क्योंकि इसमें एक प्राइज ये भी कैटेगरी में है कि बहुत नीचे से जो एकदम ऊपर आया उसको भी पुरस्कार मिलने वाला है। और आप बहुत नीचे थे, 165 नंबर पे थे, तो आप बहुत ऊपर आ सकते हैं और ये भी पुरस्कार ले सकते हैं। तो मीरा भाईंदर की जनता से मेरा निवेदन है कि स्वच्छ सर्वेक्षण में महानगर पालिका से हाथ मिलाकर अगर आप लोग हमारे शहर की स्वच्छता में सहभागी होंगे तो मेरा विश्वास है कि मीरा भाईंदर को भी देश के पहले 20 शहरों में हम लोग ला पाएंगे। और उसके लिए आप लोग सब हमको मदद करें, महानगर पालिका को मदद करें। इतना ही निवेदन आप सभी को करता हूं। फिर एक बार आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। हम सभी की ओर से, महाराष्ट्र की ओर से आदरणीय गडकरी जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। एक बार जोरदार तालियां नितिन जी के लिए आप लोग बजाएं और इसी प्रकार से वो हमारा साथ दे, हमें आशीर्वाद दे। इतना ही निवेदन करते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।